बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल एवं कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी के बारे में बताया था। इस वीडियो में उसी वीडियो के आगे का पार्ट यानी कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एवं रेफ्रिजरेटर जो कि रिवर्स कार्नो साइकिल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंटेंट्स होंगे इस वीडियो में हमारे कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी, जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन उसका देख चुके थे, उसका डेरिवेशन देख चुके थे। अब हम उस इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला है उससे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल, उसका पीवी डायग्राम यानी कि रिवर्स कार्नो साइकिल भी कहा जा सकता है, वो हम देखेंगे। और जैसा कार्नो इंजन के लिए हुआ करता था कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी, वैसा रेफ्रिजरेटर के लिए होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो हम देखेंगे। ये सब हम देख चुके हैं पहले। ये देखिए, कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी का जो फार्मूला आया था वो थोड़ा यहाँ एक ये टर्म जो है वो हो गई है, ईटा है ये, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस QL अपॉन QH, या उसको टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें तो 1 माइनस TL अपॉन TH, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये यहाँ से हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो किन पर डिपेंड कर रहा है, हीट लो और मतलब सिंक और सोर्स से ली जाने वाली हीट पे, या हम कहें उसको टेम्परेचर TL और TH, जो कि क्या है, लो यानी कि सिंक का टेम्परेचर है और हाई यानी कि ये सोर्स का टेम्परेचर है। इन पे डिपेंड करता है ईटा यानी कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी। अब वही चीज़ है ये कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इससे हमारे कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी के लिए हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि ये जो होती है वर्किंग सब्सटेंस, हम जो कार्यकारी पदार्थ जो है कोई सा भी ले सकते हैं, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, उससे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, efficiency of an irreversible heat engine is always less than efficiency of reversible one। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कार्नो इंजन था वो हमने माना था कि उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसी और हीट इंजन की कंपैरिजन में। यदि कोई और हीट इंजन उन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, सोर्स का और सिंक का टेम्परेचर यदि सेम है, तो भी हम बोलेंगे कि यदि जो उत्क्रमणीय वाला होगा, रिवर्सिबल जो होगा, उसकी क्या होगी, इफ़िशियंसी ज़्यादा ही होगी। The efficiency of all reversible heat engines operating between the same two reservoirs are the same। मतलब यदि दो रिवर्सिबल हीट इंजन और एक ही मतलब टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि दो हीट इंजन हैं और दोनों ही T1 T2 जो है दोनों के लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो इफ़िशियंसी होगी वो सेम आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूले से देख सकते हैं, ये फॉर्मूले में यहाँ है 1 माइनस TL अपॉन TH। तो यहाँ क्या होगा कि जब टेम्परेचर सेम है तो इफ़िशियंसी इस फॉर्मूले के द्वारा सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये कुछ निष्कर्ष हैं जो हम उस फॉर्मूले से ही निकाल पा रहे हैं। फिर हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा कि मान लो कोई हम स्टीम पावर प्लांट ऑपरेशन है, ऑपरेट कर रहा है किस किस के बीच में, TH, मतलब इसमें बॉयलर का टेम्परेचर 800 केल्विन है और कूलिंग टावर का 300, मतलब दो टेम्परेचर दिए गए हैं, 800 केल्विन और 300 केल्विन। तो आपको पता है कि ये होगा सिंक और ये होगा सोर्स। तो हमने क्या करना है कि इसकी इफ़िशियंसी जब निकालनी है तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हम लेंगे 1 माइनस TL अपॉन TH, मतलब जो लो टेम्परेचर है उसको ऊपर रखेंगे और हाई टेम्परेचर को यहाँ पुट करके हम इस फॉर्मूले के द्वारा जब निकालेंगे तो यहाँ इफ़िशियंसी हमको कितनी प्राप्त हुई है, 62.5%। मैक्सिमम कितनी हो सकती है इफ़िशियंसी, 100%, और वो किसकी होती है, आइडियल हीट इंजन की। और कार्नो इंजन को आइडियल हीट इंजन माना गया है, मतलब कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी आइडियली कितनी होनी चाहिए, 100%, पर व्यवहार में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ ए कार्नो इंजन विथ ए हॉट रिजर्वायर ऑफ, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हॉट यानी कि सोर्स जो है उसका 250 डिग्री
और कोल्ड वाला जो है उसका 35 डिग्री लिया है। तो सबसे पहले हमको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो करना क्या है, उसको केल्विन में चेंज करवाना है। केल्विन में चेंज करवाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें 273 को ऐड करवाना है, तब वो डिग्री वाला टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो अब हमने 250 में भी 273 ऐड किया, 35 में भी ऐड किया। तो इस तरह से हमको TH और TC यानी कोल्ड और H यानी कि हॉट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तो यही है 1 माइनस, या तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम TH को यदि डिवाइड डलवा देंगे तो 1 माइनस TC/TH हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस साइड में लिखा हुआ है, या चाहें तो इस तरह से भी लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आप बात आपको ध्यान रखनी कि उसको हमको सबसे पहले केल्विन में चेंज करवाना है टेम्परेचर को, और फिर हम इसको यहाँ पर पुट करवाएंगे। ठीक है, तो हम इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये दोनों ही टेम्परेचर जब पुट करवाए तो हमको एट लास्ट यहाँ कितनी मिल गई, 41.1%। ये इफ़िशियंसी होगी ये जो कार्नो इंजन है जिनके जो इन टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें हम क्या है, यदि किसी कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी हमको पता है, ठीक है, और यदि मान लो हॉट मतलब जो सोर्स है उसका टेम्परेचर हमको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाले का हम खुद इस फॉर्मूले के थ्रू पता करवा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल। इसमें क्या है, इफ़िशियंसी तो पता नहीं करनी, इफ़िशियंसी हमको ऑलरेडी पता है, और हॉट वाला यानी कि जो सोर्स है उसका टेम्परेचर पता है, हमको क्या करवाना है, सिंक का टेम्परेचर पता करवाना है। तो हम ये जो फॉर्मूला था उसमें इफ़िशियंसी की प्लेस पर जो हमारी गिवन एफिशिएंसी 40% उसको पुट कर देंगे, और बाकी जो है जो गिवन है हमारे पास हॉट वाला मतलब TH की वैल्यू है तो वो पुट कर देंगे, और TC हमारे पास अननोन है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जब हम सॉल्व करवाएंगे मैथमेटिकली, ये देखिए 2 या 3 स्टेप में जब सॉल्व होगा तो हमको एट लास्ट क्या मिल जाएगा, TC की वैल्यू मिल जाएगी। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिए, ये जो TC की वैल्यू मिलेगी ये किस में मिलेगी, केल्विन में, क्योंकि जब आपने पुट किया है तो उसको 200 एज इट इज़ तो पुट नहीं कर दिया आपने, 200 में 273 ऐड करवाया है, तभी वो कितना दिखाई दे रहा है, 473। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 473 है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें 200 में 273 ऐड करवाया था। तो ये जो आया है आपका 283, ये भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। और यदि आपको किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप इसमें से 273 माइनस करवाएंगे, तब आप उसको केल्विन में चेंज करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास वही है, थोड़ा इस पिछले वाले एग्जाम्पल से डिफरेंट है। इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी दी हुई है, ये तो वहाँ भी दी गई थी, पर यहाँ क्या दिया गया है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर दिया हुआ है, जबकि हॉट वाले को अननोन रखा गया है। तो हमको क्या करना है, वही हमारे लिए यदि एक गिवन है तो दूसरा यदि अननोन होगा तो हम उसको इस फॉर्मूले के द्वारा, जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है, उससे हम उसको प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है, वही उन्होंने किया है। हालांकि हम उसके पहले एक बात वही ध्यान रखेंगे कि 20 डिग्री को पहले केल्विन में चेंज कर लेंगे और फिर पुट करेंगे तो बाद में हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो आंसर मिला है 651, ये जो था और उसको लिखा है उन्होंने केल्विन में, या फिर डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो सेल्सियस में लिखने के लिए आप उसमें से 273 माइनस करवाएंगे, तब जाके वो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में। अब हम एग्जाम्पल 4 है, इसमें हमने वो बता रहे हैं कि हमने यू वॉन्ट टू पिक द मोस्ट इफिशिएंट कार्नो इंजन, मतलब हम कोई एक कार्नो इंजन जो कि ज़्यादा इफिशिएंट है, मतलब जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, ऑब्वियस हम वही चाहेंगे कि हम ऐसा इंजन मिले जो कि हमारे लिए ज़्यादा इफिशिएंट रहे। तो ऐसा हम पिक करना चाह रहे हैं, मतलब हम ऐसा इंजन लेना चाह रहे हैं। हमारे पास 2 चॉइस है, विथ वन विथ अ कोल्ड, मतलब एक हमारे पास इस तरह से जिसमें जो कोल्ड वाला है उसके टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और हॉट का है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर और उन्होंने बोला कि एक और इंजन है विथ जो वो ऑपरेट कर रहा है इन टेम्परेचर्स के बीच में 35 डिग्री सेल्सियस एंड 280 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट कर रहा है। तो
विच वन वुड यू चूज़, वो कह रहे हैं मतलब इस तरह का यदि आपके पास सामने क्वेश्चन आ जाए कि यदि दो है कार्नो इंजन तो हम और दोनों अलग अलग टेम्परेचर सेम टेम्परेचर में काम कर रहे होते तो हमने देखा था कि फिर तो उनकी इफिशियंसी सेम ही होगी, चाहे दोनों का वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग हो, क्योंकि इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो हमको यहाँ क्या करना है, टेम्परेचर अलग अलग है तो वो होगी, इफिशियंसी भी उनकी अलग अलग ही होगी। तो हम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, वही हमने फॉर्मूला लिया TH माइनस TC अपॉन TH, ये जो फॉर्मूला था उसमें हमने पहले हम यहाँ तो चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट इंजन, मतलब हम इसको 1 और 2 नाम दे दें क्योंकि दो इंजन है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मान लो हम अभी फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो उसको फर्स्ट इंजन लिख देंगे। तो हमको यहाँ दिखाई दे देगा मतलब इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा और वो आया लगभग 45%। जबकि ये हम दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले के जो टेम्परेचर्स थे जो कि डिग्री सेल्सियस में दिए हुए थे, पहले हम उनको केल्विन में चेंज करवाएंगे और फिर हम यहाँ पर उनको पुट करवाएंगे तो हमको मिल जाएगी इफिशियंसी, ये लगभग आई है 44%। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाले की थी जो कि 45 थी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब हम बोलेंगे फर्स्ट वाला जो है वो हम चूज़ करेंगे यदि हमको ज़्यादा इफिशिएंट इंजन चाहिए तो। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर। कार्नो इंजन जो कि हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अब यहाँ हम ओनली रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे। कार्नो इंजन के बारे में हमने सब कुछ देखा था कि उसमें क्या होता है, सोर्स होता है, सिंक होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये है हम जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो ये उसका डायग्राम है। इसमें हमने देखा था एक सोर्स है जिसको हाई टेम्परेचर T1 पे, सिंक को लो टेम्परेचर T2 पे रखा गया है। एक ये सिलेंडर में पिस्टन लिया गया है और बीच में ये इंसुलेटिंग स्टैंड लिया गया है। तो वर्किंग इस तरह से होती थी कि ये जो है इसको बारी बारी से इन तीनों के साथ कांटेक्ट में ले जाया जाता है। तो दो बार तो क्या होता है इसमें एक्सपांशन होता है, उसको बोलते हैं समतापी और रुद्धोष्म प्रसार। और फिर जब वो इसके साथ जाता है और फिर अगेन इसके साथ जाता है तो उस समय गैस में क्या होता है, संपीड़न। क्योंकि एक बार तो क्या इन दोनों गैस में क्या हो जाता है, गैस में प्रसार क्यों होता है, क्योंकि गैस द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है, जबकि बाद वाली दोनों प्रोसेस में गैस द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए गैस में क्या होता है, संपीड़न। ये था कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल की बात, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। अब मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही थी कि जो रेफ्रिजरेटर है वो इससे कहीं सिमिलर है। ये जो है रेफ्रिजरेटर है, इसमें बताया गया है कि ये जो है हमने देखा था जो कार्नो इंजन, वो कार्यकारी पदार्थ मतलब जो रहता है वो सोर्स से ऊष्मा Q1 लेता है और उसको कार्य में बदलता है और शेष ऊष्मा Q2 जो है वो सिंक को, जो कि कम टेम्परेचर पर रखा गया है, उसको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं बात करती हूँ इसके रेफ्रिजरेटर के मुख्य भाग। देखो, जिस तरह से कार्नो इंजन के थे उसी तरह से प्रशीतक के भी निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं। स्रोत, जिसको हाई टेम्परेचर T1 पे रखा जाता है और वो चाहे आप उससे अपार ऊर्जा ले लें तो भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा होता है सिंक, ये लो टेम्परेचर T2 पे रखा जाता है और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही बना रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। और तीसरा है कार्यकारी पदार्थ, और वो जो वर्किंग सब्सटेंस है जो कि वर्क करता है वो हम इसमें जनरली क्या लेते हैं, लिक्विड अमोनिया या फ्रीऑन गैस। ये आपको पता होगा, रेफ्रिजरेटर हम लोगों के घरों में होता है तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होती है, गैस होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, कभी भी रेफ्रिजरेटर को हम बहुत ज़्यादा समय तक ओपन करके नहीं रखते, हम बोलते हैं गैस निकल जाएगी। उसका मतलब यही होता है जो इसकी वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस है, या तो वो लिक्विड अमोनिया होती है या फ्रीऑन होती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको कार्यकारी पदार्थ इसके मुख्य भाग बताएं। अब मैं आपको बताऊंगी कार्नो इंजन का इंट्रोडक्शन यही है कि इसी तरह से वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम ऊष्मा इससे ली जाती है, ठंडे पदार्थ से ऊष्मा, मतलब सिंक से ऊष्मा Q2 लेता है। देखो, इस चक्र को विपरीत दिशा में किया जाता है, मतलब क्या करा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ से ऊष्मा सिंक से ऊष्मा Q2 ली जाती है
और उस पर W कार्य मतलब सिंक से ऊष्मा ली जाती है, कार्य W किया जाता है और जो बची हुई है वो ऊष्मा Q1 स्रोत को दी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो था इसकी वर्किंग जो है वो हम देखेंगे वो PV डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है PV डायग्राम उसका। ये हमने कार्नो इंजन के लिए भी देखा था, PV साइकिल जो थी। और ये यहाँ है विपरीत क्रम में कार्नो इंजन, मतलब समझ लीजिए कि जो आपने कार्नो इंजन में देखा था उसका जस्ट रिवर्स क्रम यहाँ है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रशीतक का या रेफ्रिजरेटर का PV डायग्राम हो जाएगा। इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है रुद्धोष्म प्रसार या एडियाबेटिक एक्सपांशन। एक्सपांशन तो होगा, क्यों होगा कि सबसे पहले गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो गैस पिस्टन क्या होगा, सिलेंडर से बाहर निकलेगा तो गैस में क्या होगा, फैलाव होगा, है ना। उसको जैसे जैसे ज़्यादा जगह मिलेगी तो उतना फैलेगी। तो गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जा रहा है तो पिस्टन ऊपर उठ रहा है और गैस क्या हो रही है, फैल रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रुद्धोष्म प्रसार होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। गैस जब कार्य कर रही है तो वो अपना कुछ तो या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही होगी, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट साइकिल होती है उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है और आंतरिक ऊर्जा कम होती है तो टेम्परेचर भी कम होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो होता है T1 से गिरकर T2 हो जाता है। और इसलिए ये जो है A to D इसको नाम दिया गया है रुद्धोष्म। मतलब ये इसमें टेम्परेचर बदल जाता है लेकिन ऊष्मा यानी कि हीट जो है वो नहीं बदलती, इसलिए इसको रुद्धोष्म और ये जो हैं ये चारों प्रोसेस होती हैं, समतापी, रुद्धोष्म और जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या हीट कांस्टेंट होती है, या एक होता है आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस सब के लिए भी एक वीडियो मेरी बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको आप सबसे पहले समझिए, ताकि आपको यहाँ पर जब जैसे ही रुद्धोष्म नाम आए या समतापी नाम आए तो अब आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो रुद्धोष्म यानी कि जिसमें हीट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, बदल गया। अब दूसरा जो है वो है D2C जो साइकिल है, ये देखिए A to D हमने देख ली, ये रुद्धोष्म हो गई। अब यहाँ आ गया T2 टेम्परेचर पे। अब यहाँ D से C तक जब गया तो उसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट ही रहा, T2 बना रहा। इस समय देखिए क्या हुआ है, गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य तो किया जा रहा है लेकिन गैस की अब जो है आंतरिक ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रह रही है और गैस का इसीलिए ताप भी क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब क्या होगा, लेकिन इस समय सिंक से ऊष्मा Q2 ली जा रही है तो इसमें ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये रुद्धोष्म तो नहीं हो पाएगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, समतापी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समतापी प्रसार कहलाएगा। दूसरी साइकिल जो है वो समतापी प्रसार कहलाएगी। अब हम बात करते हैं पार्ट C to D की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट C to B में ये देखिए आप, यहाँ जो था टेम्परेचर T2 था, T2 से यहाँ पहुँचने में टेम्परेचर कितना हो गया, T1 हो गया। मतलब अब क्या हो गया, भाग C B में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन इसमें क्या होगा, हीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए रुद्धोष्म संपीड़न कहलाएगा। इस समय क्या होगा, अब जो है पिस्टन जो है वो धीरे धीरे वापस नीचे सरकेगा तो गैस में क्या होगा, दबाव होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संपीड़न या कंप्रेशन। ठीक है, पर एक होगा रुद्धोष्म और दूसरा होगा आइसोथर्मल यानी कि समतापीय। ठीक है, रुद्धोष्म में एडियाबेटिक जो होगा उसमें हीट नहीं चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर बदल जाएगा। देखो टेम्परेचर T2 से कितना हो गया है, T1 हो गया है। ये है पार्ट C to B की बात करें। और अब हम पार्ट 4 यानी B to A की बात करें तो ये क्या है, समतापी संपीड़न है। इसमें क्या होगा, पिस्टन द्वारा वापस पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जा रहा है। दो जो शुरू के भाग थे उनमें क्या था, गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जा रहा था A to B में और B to C में, सॉरी A to D में और D to C में। लेकिन बाद वाले जो दोनों हैं उनमें क्या किया जा रहा है कि B to A जो है, जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे जिसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है जिससे कि गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित रहती है लेकिन उसका ताप मतलब नियत रहेगा, लेकिन उसकी जो ऊष्मा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, समतापी कहला जाएगा। ठीक है, और इसमें स्रोत पर Q1 ऊष्मा निष्कासित कर दी जाएगी। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल है और ये क्या है, रिवर्सिबल, मतलब A to शुरू हो गए, A to D, D to C, C to B और अगेन B to
ए पर हम पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कार्नोट चक्र को ही उत्क्रमित करने पर ये जो है मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, सिंक से ऊष्मा Q2 अवशोषित करता है। बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से, मतलब बाहर से हम जो दे रहे हैं हीट जो भी लगा रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तभी वो काम करता है। तो बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से इस पर क्या होता है, कार्य W किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि ऊष्मा Q2 + W = Q1 जो है, मतलब ये जो हीट है Q1 वाली वो किसको, स्रोत को यानी कि सोर्स को निष्कासित कर दी जाती है। अतः कार्नोट चक्र उत्क्रमणीय चक्र है और उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र ही, मतलब ये क्या होता है, रिवर्सिबल। जब ये मतलब सीधी डायरेक्शन में काम करेगा तो कार्नोट हीट इंजन कहलाएगा। मतलब वो क्या करता है, ठंडा गर्म से ठंडे के लिए कार्य करता है हीट इंजन। जबकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये जो है गर्म वस्तु को ठंडा करता है, मतलब ये सिंक से लेता है और सोर्स को दे देता है, मतलब ठंडे को और ठंडा। ठीक है, तो ये हमारे डायग्राम के लिए हमने कहा था कि ये इसको प्रशीतक चक्र या पीवी डायग्राम कहा गया है। अब बात करते हैं हम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या प्रशीतक का हम अल्टीमेटली उसको ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर वह डिवाइस है जो ठंडी वस्तु से हीट लेती है और उसको कार्य में बदल के गर्म वस्तु को दे देती है। जबकि इस पर मतलब हाँ, जब यदि कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत इस पर कुछ कार्य करे तो ही वो ऐसा अपने आप नहीं हो जाता। ठीक है, ये इसका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है वो अपने आप संचालित नहीं होती, आप बाहर से जब तक कोई हीट या सोर्स उसमें नहीं लगाएंगे तब तक। ठीक है, तो ये है हमारा प्रशीतक का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि जैसे हम कार्नोट इंजन की इफिशियंसी देखते थे उसी तरह हम देखेंगे यहाँ प्रशीतक का कार्य गुणांक। प्रशीतक का कार्य गुणांक है, देखो यहाँ प्रशीतक में क्या हो रहा है कि सिंक से तो हम ऊष्मा ले रहे हैं, ठीक है, और एक चक्र में जो भी कार्य किया जा रहा है उन मतलब हम जो कार्य किया जा रहा है और सिंक से जितना ऊष्मा ले रहे हैं उन दोनों के लिए यदि उन दोनों को का अनुपात देख लें तो हमको उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक है, तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा कि सिंक से पहला तो हमने कितनी ऊष्मा दी, तो ये हो जाएगी सिंक से दी गई ऊष्मा यानी कि Q2, और कितना कार्य हमको प्राप्त हुआ वो हो जाएगा W। ठीक है, तो Q2/W या Q2 को हम क्या करवा सकते हैं, ये देखिए यहाँ हमने क्या करवाया, Q2 जो है वो चेंज करवा दिया, Q2 तो सेम रहा और W जो था उसको हमने क्या लिखवा लिया, W जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q1 जो है ज़्यादा है तो वो होता है Q1 - Q2 के बराबर। अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो हमको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आदर्श परिस्थिति में हाँ हमको पता है, हमने कार्नोट इंजन की इफिशियंसी में देखा था Q1/Q2 इक्वल होता है T1/T2 के। इस ही वीडियो में इसकी प्रीवियस वीडियो में ये हमने डिराइव भी किया था, यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको Q1 Q2 की बजाय T1 T2 की टर्म्स में भी ला पाएंगे। तो इस तरह से हमको बीटा किसकी टर्म्स में मिल गया, Q1 Q2 की टर्म्स में और T1 T2 की टर्म्स में। अगेन यहाँ हमको ये निष्कर्ष मिल रहा है कि ये जो बीटा या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना, प्रशीतक का कार्य गुणांक बोलते हैं इसको, तो ये जो है कार्यकारी पदार्थ या वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करते हुए सिर्फ किन पे डिपेंड करता है, ये हीट पे, मतलब सोर्स और सिंक की हीट पे और सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये हमारे पास बीटा का हाँ ये हम एक देख रहे हैं कि कार्य गुणांक यानी कि कोफिशिएंट परफॉर्मेंस जो हमने अभी देखा है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है दक्षता जिसको हम ईटा से डिपेंड करते थे। ये कोफिशिएंट वो इफ़िशियंसी थी जो हमने देखी थी पहले, या इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने देखी थी। तो इन दोनों में हमको संबंध यदि बताना है तो हम देखेंगे कि बीटा का फॉर्मूला जो जस्ट हमने डिराइव किया है वो, ठीक है, और ईटा का फॉर्मूला हमने देखा था जिसके आज हमने इस वीडियो में देखे थे एग्जांपल्स। तो ईटा का फॉर्मूला जो था 1 - T2/T1। ठीक है, तो ये इससे हम T2/T1 को
निकला लेंगे ईटा के टर्म्स में, और बीटा वाला जो फॉर्मूला था उसमें हम पुट करवा देंगे, तो बीटा और ईटा में आपस में संबंध हमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे कि प्रशीतक का कार्य गुणांक आदर्श प्रशीतक के कार्य गुणांक से अधिक नहीं हो सकता, मतलब जो आइडियल है उससे अधिक किसी और का तो हो ही नहीं सकता। वैसा ही हमने उसमें भी देखा था कि आइडियल जो कार्नोट इंजन था उससे अधिक किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी नहीं हो सकती, मतलब उसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। उसी तरह यहाँ भी जो आइडियल वाला जो है रेफ्रिजरेटर, उसका कार्य गुणांक मैक्सिमम होगा। और वैसे एक वास्तविक यानी कि जो प्रैक्टिकली जो हम देखें, मतलब आइडियल को छोड़ दें, प्रैक्टिकल हम देखें तो ये जो होता है रेफ्रिजरेटर, उसका कार्य गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 to 6 के लगभग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा एक पार्ट समझा दिया। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम पूरा देख चुके थे कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल और कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी को डिराइव करने का तरीका। अब आज हमने देखा कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, और वो भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी हैं आपके लिए। और फिर हमने देखा कि रिवर्स कार्नो इंजन को यदि हम देखें तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करने लग जाता है, तो वो भी हमने आज देखा। ठीक है, थैंक यू ऑल।